हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा न्यू प्लस ओल्ड जो एनसीईआरटी है प्लस जो हमारी ल्यूसेंट की जो न्यू लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन वाली जो बुक है उसके ऊपर में आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंदर में 10,000 से भी ज्यादा आपके जीके जीएस के, साइंस के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों की पक्की हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की इस सीरीज को देखकर जो है गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए, तो इस सीरीज को पूरा अच्छे से देखिए, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। आज भी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर में रिवाइज कराऊंगा, सेशन के अंदर में क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे बैंक स्क्रीन पर में ये रहा और ये क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता, देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि नागरिक कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये डिफाइन कर दिया गया है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, कौन सा वाला भाग, अब ये भाग का मतलब क्या है ये समझो आप लोग। पहले तो भाग को आप चैप्टर्स मान सकते हो, जैसे आप लोगों की बुक के अंदर में चैप्टर्स होते पता है, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे पूरे संविधान को आज की तारीख में 25 चैप्टर्स में या 25 भागों में, 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा संविधान का भाग नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 आप लोग जिसको बोल सकते हो, वो नागरिकता से डील करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स इसमें समाये हुए हैं। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, वो पहले पार्ट में समाये हुए हैं। तो सेकंड नंबर का जो आपका भाग है नागरिकता से डील करता है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के आप लोगों के, ठीक है। ये आपका DSSS पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। जो आप लोगों के लिए यहाँ लिखा है ना कि आप लोगों की 10 से ज्यादा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ये सिर्फ हवा में नहीं लिखा है। अगर आप इस सेशन को, इस सीरीज को पूरा का पूरा देख लोगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा सारी की सारी चीजें। 2 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 700 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए आप सभी के सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप पूरा सेशन, ये पूरी सीरीज अच्छे से देखिएगा। मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स याद करवा दूंगा, सारे के सारे पार्ट। पहला पार्ट भारत का नाम और उसकी टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। पहले ही आर्टिकल के अंदर में भारत का नाम दिया गया, देश का नाम दिया गया है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, ये कहां लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है। और उसके अलावा और भी आर्टिकल्स है आपके 1 2 3 4, सारे के सारे आपको करवाऊंगा मैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स है आपके। इसमें नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है कि भाई कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, नागरिक बनना है तो क्या कंडीशंस होंगी वगैरह वगैरह, ठीक है, भाग नंबर 2 के अंदर में। तो यही सवाल था। पार्ट नंबर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स या फिर आपका मूल अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट याद रखिए, आपको क्वेश्चन के थ्रू आगे मैं आप लोगों को और करवाता चलूंगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? मतलब वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, फिर बाद में जो है बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों का पदभार ग्रहण किया है, दोनों का पदभार संभाला है। 3 मिनट में 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। 850 लाइक्स हो चुके, लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं हमारे इस ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भी रहे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो वो थे एक ही मात्र नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये पेड क्लास के अंदर में भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और ये 70वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। नीलम संजीव रेड्डी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये इंडियन पॉलिटिशियन 6वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं 1977 से लेकर 1982 तक। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो आपके बिना किसी विरोध के, मतलब बिना चुनाव के जीत गए थे। ये क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनानिमसली चुने जाने वाले कौन से राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हमारे देश के जो यूनानिमसली बिना किसी विरोध के चुन लिए गए थे, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और राष्ट्रपति भी बने, वो भी नीलम संजीव रेड्डी। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन यहाँ पर मैं देना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि 1977 के चुनाव में ये जीते, लेकिन 1970 के चुनाव के अंदर में ये हार गए थे। राष्ट्रपति का चुनाव डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके सामने हार गए थे। ये हार गए थे चुनाव राष्ट्रपति का, लेकिन हार नहीं मानी बंदे ने। बंदा लगा रहा, आखिरी तक लगा रहा, आगे बढ़ता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि आज आप इनके बारे में पढ़ रहे हो कि ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो जो बच्चा लगा रहता है, अपने हार से जो है वो घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, वो व्यक्ति देखिए आज इस अमर हो जाता है यहाँ पर। इस तरीके से एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से। और ये एक इनका ये जीवन जो है ना फ्रेंड्स, ये एक आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन था आप लोगों का, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया। ये क्वेश्चन का आंसर हर कोई जो बच्चा है आप लोग आंसर करेंगे। 70वीं बीपीएससी जो हुई थी आप लोगों की 13 दिसंबर 2024 को, मतलब अभी गरम गरम क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग, कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है। बबली चौहान जी बिल्कुल है, डोंट वरी, ठीक है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 976 लाइक्स हो गए हैं, 24 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 लाइक से। जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा? तो कौन रहा है? तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी। ये याद रखना आप लोगों ने। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका आंसर कमेंट के अंदर में देंगे और वहां लिखेंगे एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया, उनके सामने कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं था, वो भी आप लोग मुझे बता देंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है? अब मकर रेखा, कर्क रेखा और इक्वेटर, तीनों का मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। मैं टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले इक्वेटर की बात करूं,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मान लीजिए हमारी दुनिया है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, ठीक है, इक्वेटर। यहाँ पर में है आप लोगों का 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और नीचे में है 23.5 डिग्री साउथ के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा आप लोगों का, ये साउथ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैप्रिकॉन आपका मकर रेखा, ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कर्क रेखा है आप लोगों की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर में कि जो इक्वेटर है आपका, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली एकमात्र जो नदी है वो है कॉन्गो रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है? कॉन्गो रिवर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉन्गो रिवर अफ्रीका के अंदर में है, कॉन्गो रिवर यहाँ दिख रही है आप लोगों को, ये देखिए आप लोग, ये है इक्वेटर 0 डिग्री वाला इक्वेटर, ये देखिए कॉन्गो रिवर है ये आप लोगों की। कॉन्गो रिवर 2 बार इक्वेटर को काटती है, एक बार ऊपर की तरफ में जाते हुए और नीचे की तरफ में आते हुए 2 बार काटती है, याद रखना आप लोगों ने। उसके नीचे में अगर आप आओगे यहाँ पर में आप लोगों को मिलेंगी लिम्पोपो रिवर, ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में लिम्पोपो रिवर आपकी जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, उसमें यही पूछा था कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो रिवर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को कर्क रेखा के वाली भी बता दूंगा। तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो, ये आपकी काटती है फ्रेंड्स किसको? ये काटती है इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को काटती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती है मकर रेखा को, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिख देंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। 1095 लाइक्स हो चुके, 5 लाइक दूर है, 1100 से एक एक करके टारगेट को हम लोगों को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं आपसे, इक्वेटर को काटने वाली नदी कौन सी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, हमारे भारत के अंदर में है, ठीक है। देखिए, हमारे भारत के अंदर में एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, ठीक है। ये निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, जाती है राजस्थान की तरफ में, फिर उसको याद आता है, उई माँ मैं तो इधर साइड चली गई गलत डायरेक्शन में, फिर वो टर्न लेती है, यू टर्न, ठीक है, और यहाँ पर में वापस आके, ठीक है, अरब सागर के अंदर में मिल जाती है गुजरात से होते हुए। तो यहाँ पर में वो 2 बार इस चक्कर में 2 बार जो है कर्क रेखा को काट देती है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, कर्क रेखा को, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है भारत के अंदर में, माही रिवर, ओके। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब तीनों के तीनों याद हो गए, मैं थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों से रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। बताइए, ठीक है, आप लोगों का कैंसर मतलब कि कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। इक्वेटर को काटने वाली कौन सी नदी है, भूमध्य रेखा को, ठीक है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन को मकर रेखा बोलते हैं आप लोग, मकर रेखा, ठीक है, इसको काटने वाली नदी कौन सी है? मुझे लगता है कि आप लोग मेरे लिखने के पहले आप लोग अगर कमेंट में एक एक करके आंसर लिख सकते हो तो लिख दीजिए। कर्क रेखा का अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो माही नदी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इक्वेटर की बात करूं तो कॉन्गो नदी, कॉन्गो, और अगर मैं आप लोगों से कैप्रिकॉन की बात करूं तो लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो नदी, ये याद रखना था आप लोगों ने। तीनों के तीनों आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में कर देंगे। मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है, आंसर करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, ठीक है, आप लोगों को अगर मैं बात बताऊं तो गाजी मलिक जो है उसका ओरिजिनल नाम था, ठीक है, उसको आप लोग जो है नॉर्मली दूसरे नाम से जानते हो, ठीक है। तो गाजी मलिक जो है आप उसको गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हो बेसिकली, ठीक है, गियासुद्दीन, ठीक है, तुगलक के नाम से आप लोग उसको जानते हो, तो गियासुद्दीन तुगलक, तो तुगलक वंश का संस्थापक था ये याद रखना है आप लोगों ने, गियासुद्दीन तुगलक, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसका नाम था गाजी मलिक, ठीक है। इसके बेटे का नाम गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक, फिर उसके बाद में इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसी को गाजी मलिक बोला जाता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी चीज का फायदा उठाता है कि दोनों नाम उसी के हैं, तो वो इस तरीके से नाम पूछ लेता है आप लोगों से। तो गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक एक ही व्यक्ति है, तुगलक वंश की स्थापना की। इनका जो बेटा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर मैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में यहाँ बता देता हूं आपको। मामलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, जलालुद्दीन, ठीक है, खिलजी ने की थी, और उसका एक इंपॉर्टेंट शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे आप लोग, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान, और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे लास्ट वाला वंश था लोधी वंश। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक? तो सबसे लंबे समय तक 94 ईयर्स तक जो है शासन किया इस वंश ने, ठीक है। कौन सा वाला था ये आप लोगों का, ठीक है, तुगलक वंश, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला 94 ईयर्स तक। और केवल 30 साल तक शासन करने वाला सबसे कम समय के लिए था खिलजी वंश। तो 5 वंशों में से सबसे ज्यादा और सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा नाम था, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो तुगलक वंश, ठीक है, लॉन्गेस्ट समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजवंश था, 5 में से लॉन्गेस्ट समय तक 94 ईयर्स तक, ठीक है, तुगलक वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन क्वेश्चन करवा दूं, हाथ ऊपर करिए। हर क्लास के अंदर में इस तरीके से कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी करवा दिया करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए आने वाली क्लास के अंदर में, ताकि हर कोई बच्चा रोज क्लास देखे। आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है केवल हवा में, आप लोगों को एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाना है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से। केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है किसको, ठीक है, कोंकण कोस्ट को, खजुराहो को, गल्फ ऑफ खंबात को, कन्याकुमारी। केप कैमोरिन कहां पर में है, ठीक है, किस स्थान को केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? एकदम स्पीड में आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। तो केप कैमोरिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कन्याकुमारी, मतलब हमारे भारत का जो दक्षिणी, कल
कल आपको कराया था, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की टेस्ट भी लिया करूंगा मैं थोड़े थोड़े समय के ऊपर में। तो हमारे मेनलैंड इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उसको केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हमारे भारत में अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है उसमें सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, नाउ भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। जब आपसे कहा है कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक से ज्यादा एग्जाम 10 एग्जाम्स के बराबर का जो है डेटा आप लोगों को दे दूंगा, तो कम से कम 10 एग्जाम के बराबर जो है डेटा आप लोगों को मिल रहा है। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे ये रिवीजन खत्म होने के पहले, तो मुझे मजा आ जाएगा कि भैया हाँ रोज आप लोगों को रिवीजन करवानी है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर में। दूसरा आप लोगों का ये क्लियर हो गया कि मुख्य भूमि जो है आप लोगों की मुख्य भूमि, उसका सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? केप कैमोरिन है। ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। भारत का पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे के पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो पूरा कंप्लीट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना इंदिरा पॉइंट है, जिसको पार्सल्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? OSSC सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, ओडिशा के एग्जाम के अंदर में। जल्दी बताइए, एकदम फास्ट। और सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करूं मैं आप लोगों से, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? DSSB DOE PRT के अंदर में आया हुआ है, MP पुलिस SI के अंदर में आया है, AWES PGT के अंदर में आया है, UGC नेट के अंदर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आपको रेफरेंस के साथ में बता रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, तो इतिहास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को जाना जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने। हेरोडोटस को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने बच्चों ने सही आंसर किया है हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है, अगर मजा आ रहा है आप लोगों को तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस पल्लव शासक को राजसिंह के नाम से जाना जाता है? राजसिंह या राजसिम्हा, ठीक है, दोनों ही लिखा जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था। ये वही व्यक्ति है जिसने जो है आपका कांचीपुरम के अंदर में, कांचीपुरम जो कि पल्लव लोगों की राजधानी थी, वहां पर में, ठीक है, कैलाश नाथ मंदिर बनाया था, कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था, ठीक है। तो कैलाश नाथ टेम्पल किसने बनवाया था? ये आप लोगों के सुपर टेस्ट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन 2 आंसर हो जाएगा आपका। नरसिंह वर्मन 2, 2000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स 15 मिनट के अंदर में हमारे साथ में। तो जो है रिस्पांस भी उसी स्पीड से आना चाहिए। यहाँ पर 1547 की चैट रेट से आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो जो बच्चे आंसर नहीं करे कमेंट के अंदर में आंसर करते जाइए, यही चीज आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। किस पल्लव राजवंश को राजसिंह के नाम से जाना जाता था? तो नरसिंह वर्मन 2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नया क्वेश्चन आप लोगों का, आप जल्दी से आ जाइए, ठीक है। DSSB TGT का क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पर में कि भाई आप लोगों का जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग, कई बार क्या होता है ना आप लोगों का, एक है BPSC, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, वो एक राज्य का लोक सेवा आयोग है, ठीक है। एक है आप लोगों का MPPSC, ठीक है, UPPCS, ठीक है, ये आप लोगों के राज्यों के लोक सेवा आयोग है। कई बार होता है छोटे राज्य होते हैं ना, उनको क्लब करके एक साथ कर दिया जाता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं उनको। अगर मान लो कि कोई राज्य का है, जैसे BPSC है या UPPCS है या आप लोगों का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो क्या होगा, उनके राज्यपाल करेंगे उनकी नियुक्ति। लेकिन जब बात आती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात आती है एक से ज्यादा राज्यों की, एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर में, तो अब कौन से राज्य का गवर्नर उसकी नियुक्ति करेगा? 1 या 2 या 3, कितने भी राज्य हो सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो उस केस के अंदर में राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा उस केस के अंदर में। अगर किसी एक ही राज्य का है, जैसे एक ही राज्य का अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उस राज्य का गवर्नर करेगा नियुक्ति, उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की। लेकिन अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का समूह बनाकर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया है, छोटे छोटे राज्य इस वजह से, तो उस केस के अंदर में कौन से राज्य के गवर्नर को ये अधिकार दे? आपस में ढिशुम ढिशुम लड़ाई करते रहेंगे वो लोग कि नहीं मैं करूंगा नियुक्ति, मैं करूंगा नियुक्ति, ठीक है। तो आंसर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति हो जाएगा, ये याद रखना आप लोगों ने। ये आप लोगों का DSSB TGT सोशल स्टडीज के अंदर में 9 अक्टूबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, बक्सर की लड़ाई, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 17 मिनट के अंदर में 2162 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में और 1530 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए आंसर करते जाइए फ्रेंड्स यहाँ पर में। देखिए बक्सर की लड़ाई जो है सबसे पहली बात तो हुई कब थी? तो ये हुई थी आप लोगों की 1764 के अंदर में। ये ईयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर नाम की जगह कहाँ है? आज के बिहार के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने। ये लड़ाई जो है वो किसके किसके बीच में हुई थी? ध्यान से समझिए आप लोग, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके, और ठीक है, उसके अगेंस्ट में कौन थे? ठीक है, एक था अवध का नवाब, नवाब ऑफ अवध, ठीक है, एक बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब, और एक थे मुगल एम्परर, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। तो पूछा गया मुगल बादशाह कौन थे उस समय में? तो शाह आलम द्वितीय थे, ये याद रखना आप लोगों ने। शाह आलम द सेकंड, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे वो। तो शाह आलम द्वितीय कहां पर में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आप लोगों का कि मुगल बादशाह कौन थे बक्सर की लड़ाई के समय में, ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय में शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह थे। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं मैं यहाँ पर में कि ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों की कंबाइन आर्मी होने के बावजूद भी ये लोग हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी।
ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। ये तीनों के तीनों होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ओके, ये याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसको कौन लीड कर रहा था, लीडर कौन था इसका, आर्मी का लीडर कौन था, आर्मी, ठीक है, आर्मी को लीड कौन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इतना अच्छे से जीत गए, इन तीनों को हरा दिए, तो उसका नाम था थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो। ये याद रख लेना आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। मुनरो जो है इनको इनको लीड कर रहा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का कौन सा वाला कथन जो है इसमें से करेक्ट नहीं है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। मैं आपको आपके लिए खुशखबरी ये है कि साइंस के क्वेश्चंस भी आज आपको करवाए जाने वाले हैं, ताकि आप लोगों की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोगों का किया जा सके, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ ऐप के अंदर में मिल जाएगा। जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के जो है फ्रेंड्स प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का 7611101101 9697888844। इसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आप कोर्स में अभी से जुड़कर जो अपनी तैयारी शुरू कर सके। चाहे आपकी केवीएस हो, डीट्रिपल भी हो, ठीक है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई हो, ठीक है, चाहे आप लोगों का सीटेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो आगे में जाकर, तो सारे ही कोर्सेज जितने भी और भी कोर्सेज अवेलेबल है वो सारी जानकारी मिलेंगी, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई के लिए, केवीएस के लिए, जो भी बच्चे डीट्रिपल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में सिलेक्शन होता है और टॉप 100 के अंदर में आप आते हो, अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप 100 में आप आ जाते हो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर में, तो आप लोगों की जो है वो 200% फीस रिफंड हो जाएंगी। मतलब डबल फीस आपकी रिफंड होगी, और साथ ही साथ आपको एक लैपटॉप भी मिलेगा टीचिंग परीक्षा की तरफ से। बहुत लिमिटेड टाइम का ऑफर है, तो जितने भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई पूरा दम लगा के पढ़ाई कर ले, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं जल्द से जल्द। नाउ अगर मैं बात करूं, इट वाज नोन एज सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, फर्स्ट, ठीक है। किसने कहा था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बता देंगे आप लोग। ये 13 मई को स्टार्ट हुआ था, नहीं गलत, ये हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1857 के अंदर में, ठीक है। ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ये वाला थर्ड वाला सही है कि मेरठ में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों से क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ये ध्यान देने वाली बात थी कि पूछा क्या है आप लोगों से, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट के अंदर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में पहला और दूसरा नॉट करेक्ट। डी ट्रिपल एस बी एनडीएमसी पीआरटी के अंदर में क्वेश्चन आया है आप लोगों का, एनडीएमसी के अंदर में नहीं पूछा है। कितने लोगों ने ये देख लिया था और सही आंसर लगाया है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अगले बार आप सही लगाएंगे आंसर, सर आप ध्यान रखेंगे, वो दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, दोनों प्रकार के बच्चे, ठीक है। बताइए बताइए, क्योंकि आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाला नॉट करेक्ट है करके, ठीक है, कौन सा वाला कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो दो तीन डेट्स है, वो जो फैक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, ये कहा था वीर सावरकर ने, ठीक है, ठीक है। वीर सावरकर जो थे उन्होंने कहा था, ये याद रखना आप लोगों ने। विनायक दामोदर सावरकर उनका नाम था, वीडी सावरकर, ठीक है, उनको शॉर्ट में वीर सावरकर बोलते थे, तो वीर सावरकर या वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये वाला इसलिए गलत हो गया था आपका। सेकंड वाला जो डेट थी, डेट की वजह से गलत हुआ था। डेट क्या थी स्टार्टिंग की, 1857 के विद्रोह के स्टार्ट होने की डेट लिखो जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोग, ठीक है। मैं कलर चेंज करूं उससे पहले आप लोगों का लिख के हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, जल्दी से, ठीक है। 10 मई थी, ठीक है, 1857। कहां से स्टार्ट हुई थी ये भी बता देंगे आप लोग। 1857 की क्रांति बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है आप लोगों से कहां से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, मेरठ से, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति। पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया है, जो जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम लोग आने वाली सीरीज के अंदर में, सेशन के अंदर में जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो पूरे सेशंस देखिए, जिन बच्चों ने पुराने सेशंस नहीं देखे वो लोगों को वो भी जाकर देखना इस सेशन के बाद में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। देखो, हमारे भारत के अंदर में एक मान्यता है ऐसी कि ये हमारा भारत है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में आर्य लोग जो है वो बाहर से आए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों का मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया मतलब ये हमारा भारत है, मान लो एशिया में ऊपर में जाओगे आप तो इधर से आए थे, मैक्सिमम लोगों का मानना है। लेकिन एक विद्वान ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भाई इधर से नहीं आए थे, इधर साइड से आए थे करके, तिब्बत वाले इलाके से, ठीक है। तो कौन थे वो जिन्होंने तिब्बत का जो है तिब्बत आगमन का जो है सिद्धांत दिया था जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में स्वामी दयानंद सरस्वती करके एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना भी की थी उन्होंने। इनका मानना था कि हम लोग मध्य एशिया से नहीं आए हैं, हम लोग तिब्बत के मतलब हम लोग इन द सेंस हम तो इधर के है, बेसिकली आर्य लोग जो थे, ठीक है, जिन्होंने वेदों की स्थापना की या वेदों की रचना की, वो लोग कहां से आए थे, ठीक है, तिब्बत के इलाके से आए थे। तो तिब्बत आगमन की जो थ्योरी है वो किसने दी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज एक बार याद रख लीजिए आप लोग, सभी के सभी लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे वो तो बहुत ज्यादा दूर चले गए। बाल गंगाधर तिलक का बोलना था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का बोलना था कि भाई हम लोग मतलब हम लोग इन द सेंस की जो आर्य लोग हैं वो कहां से आए हैं, इधर से आर्कटिक की तरफ से आए और ऊपर से आए, मतलब हम लोग बर्फ में रहते थे ठंडी में, ठीक है, एस्किमोज टाइप के थे हम लोग, उधर साइड से हम लोग इन द सेंस, मैं बार बार हम इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अपन जो जो मैक्सिमम मेजोरिटी एक्चुअली में जो ऐसी थ्योरी है, ठीक है, कि आर्यंस बाहर से आए और भारत के मूल निवासी भारत के अंदर भी रहते थे। आर्यंस ने अगर उनके ऊपर में डोमिनेंस कर दिया, ठीक है, डोमिनेट कर दिया, तो आर्य आए कहां से थे, अब वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया, ठीक है, वो वाली बात है। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता है। चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था आर्कटिक की तरफ से आए थे करके, वो ऊपर से नॉर्थ पोल के पास से आए थे, ठीक है, आर्य लोग। तो दोनों पॉइंट लिख दो, मैंने आप लोगों को दो चीजें सिखाई है आज, ठीक है, तो दोनों पॉइंट लिखो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे तिब्बत से कौन आया था, तिब्बत वाली थ्योरी किसने दी थी, तिब्बत वाली थ्योरी किसने दी, और आर्कटिक वाली थ्योरी किसने दी, आर्कटिक, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास से आए थे करके,
नॉर्थ पोल के पास से आए थे, ये थ्योरी किसने दी थी? दोनों के नाम आप लोग लिख दोगे ताकि आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में प्रिपरेशन हो जाए। ओके, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके साइंस के क्वेश्चंस भी करवाए जाने वाले हैं। 2450 बच्चे ज्यादा यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1800 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आप लोग कमेंट के अंदर में दीजिए मुझे जल्दी जल्दी से, ठीक है? आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स कि बक्सर की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है? बक्सर की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? ईयर आप लोगों को बताना है, बक्सर की लड़ाई का ईयर जल्दी से। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? बक्सर की लड़ाई, चलिए जो जो आप लोगों को पता है बक्सर की लड़ाई के बारे में वो भी बता दीजिएगा आप सभी के सभी लोग जी। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को काटने वाली जो है नदी कौन सी है? और कैप्रिकॉर्न को काटने वाली नदी कौन सी? कैप्रिकॉर्न को। अगर आप लोगों ने ये सेशन अच्छे से देखा अभी तक का तो आप लोगों को ये चीज याद रहेगी। कमेंट के अंदर में लिखते जाइए। 1870 लाइक्स हो चुके हैं केवल जो है, 1878 हो चुके हैं, केवल 122 लाइक्स हम लोग दूर है यहाँ पर में हमारे 2000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे आप सभी लोग। नाउ नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन मैं और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाया है मैंने। आपको बताना है कि हमारे भारत के ऐसे ओनली राष्ट्रपति कौन से थे हमारे? हिंदी आधा इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि दोनों प्रकार के बच्चों का जो है यहाँ पर में भला हो जाए। ओनली राष्ट्रपति, ओनली प्रेसिडेंट कौन थे हमारे भारत के जो है यूनानिमसली, निर्विरोध चुन लिए गए थे, ठीक है? मतलब कि बिना इलेक्शन के चुन लिए गए, बिना इलेक्शन के उनका चुनाव हो गया। और उनके बारे में एक और चीज जो आपको बताया मैंने वो भी बता दीजिए कि वो राष्ट्रपति के अलावा एक और भारत के एक इंपॉर्टेंट पद के ऊपर में विराजमान रहे थे, ठीक है?